कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ रहा हूं क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले दो पार्ट्स अगर इस चैप्टर के नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इन दोनों पार्ट्स को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू, हाँ जी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों पार्ट्स के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से इन पार्ट्स को देख सकते हैं। और चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ये पार्ट भी देखने होंगे, तो बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। और स्टार्ट करते हैं हम आपका अगला पार्ट। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स। इस कॉन्सेप्ट को हम इन शॉर्ट अगर बोले तो बोल सकते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जनरली हुआ ये कि तकरीबन 1913 के अराउंड, कितने 1913 के अराउंड एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नील्स बोर। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की और कई सारे मॉडल्स की स्टडी की, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल है, आपका स्पेक्ट्रम है और भी कई सारी चीजें हैं। इन सबको स्टडी करने के बाद इन्होंने एक नई थ्योरी दी, और ये थ्योरी क्या थी आपकी? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिसमैच हो गई है, स्पेलिंग का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मे बी जल्दबाजी में या मेरा ध्यान की भटकने की वजह से स्पेलिंग गलत हो जाती है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, 1930 में नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था बोर्स एटॉमिक थ्योरी। जनरली इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को दिया था, जिसकी वजह से कई सारे राज खुले और केमिस्ट्री में एक नई चीज निकल के आई। तो ये जनरली क्या थ्योरी थी वो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। इसका जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट कह रहा था नील्स बोर, उन्होंने कहा कि जो एटम की स्ट्रक्चर है, अभी तक हम लोगों को पता था कि एटम कुछ इस तरह करके बीच में न्यूक्लियस है, साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही हैवी पॉजिटिवली चार्ज, यानी हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उसके सरकमफ्रेंस पे यानी कि उसके सराउंडेड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव कर रहा है, यानी इस पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये पाथ कैसा है आपका? सर्कुलर। जिस पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पाथ को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस पाथ पे या जिस ऑर्बिट पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होती है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने सेलेक्टेड पाथ पर ही मूवमेंट कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो जितने में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 10 होगी वो सिर्फ इसी पाथ पर मूव करेंगे, इसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेंगे, जिसका नाम है ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट में जनरली क्या होता है, इनका एनर्जी का अमाउंट फिक्स होता है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, और एनर्जी फिक्स होने की वजह से ही इनको नाम दिया गया एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। इनको हम और क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट उनका क्या था? पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट था उनका कि इलेक्ट्रॉन टाइम के इंटरवल के साथ, यानी कि सपोज दैट अभी 1 मिनट पे इलेक्ट्रॉन यहां था तो दूसरे मिनट में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी टाइम के साथ अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं, इनकी एनर्जी जनरली क्या होती है? फिक्स होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो n = 1, 2, 3 and 4 होता है, या फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा K L M N के नाम से भी जाना जाता है। इस सेल को K नाम देते हैं, इसको L देते हैं, फिर इसके बाद एक और सेल आती है उसको M देते हैं, फिर एक और सेल आती है उसको N नाम देते हैं। तो इन्हीं को हम और क्या नाम दे सकते हैं? 1, 2, 3 and 4, इनसे इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद इनका थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये था कि अगर सपोज दैट इस सेल का इलेक्ट्रॉन इसमें जाए,
यानी कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मैं आपको इसको और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये 4 आपके ऑर्बिट्स हैं, यानी कि K, L, M और N, और यहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपका K पे है, एक L पे है, एक M पे है और एक N पे है। अब हुआ क्या, K वाला इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है N में, तो ये क्या करेगा, इतनी एनर्जी को गेन करेगा। यानी जब अगर किसी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी एब्सॉर्ब की जाए या वहां से एनर्जी रिलीज की जाए, अब सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मान लिया मैंने 10, इसका मान लिया 15, इसका मान लिया 20 और इसका मान लिया 25, ये इनका एनर्जी लेवल या फ्रीक्वेंसी लेवल है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल या फ्रीक्वेंसी लेवल 15 है और इसको इसमें जाना होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 पॉइंट्स की एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, तब ये इसमें जा सकता है। इसका 15 है, इसको इस सेल में आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 एनर्जी पॉइंट को इमिट करना पड़ेगा, यानी 5 एनर्जी पॉइंट को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल या दूसरी सेल से तीसरी सेल या तीसरी सेल से चौथी सेल में मूव कर सकता है। अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़कर नहीं जाता, बिकॉज हर सेल पे, हर एनर्जी सेल पे, हर ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। ये तभी मूव कर सकते हैं जब अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें या अपनी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें, और इसे करने का एक ही तरीका है, एनर्जी दी जाएगी और ये एक क्वांटा एनर्जी को लेंगे, उसको लेने के बाद यहाँ पे जंप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इन दोनों के डिफरेंस को निकाला जाए तो हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा ई फॉर एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर 2 में चला गया है तो उसने कितनी एनर्जी ली होगी, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। इसका एक पॉइंट और था, यानी कि आपका फोर्थ पॉइंट में आपके नील्स बोहर ने बताया कि इन ऑर्बिट्स में सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को परमिशन दी जाएगी जिनका एंगुलर मूवमेंट क्या होगा, सिंपल होल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तभी इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को मूव करने की परमिशन दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि नील्स बोर ने अपने ये जो 4 पॉइंट बताए थे उससे केमिस्ट्री में क्या नई चीजें पता लगी, एंड किस तरह आपको पता लगा कि KLMN सेल होती हैं और क्यों इसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्यों ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहां शो नहीं करते, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहां शो नहीं करते, और क्यों इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां शो नहीं करते, बिकॉज सबका एनर्जी लेवल, सबका दायरा, सबकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स होती हैं। कुछ इसी तरह कि आप एक फ्लैट की सोसाइटी में रह रहे हो और ना चाहते हुए भी आप अपने मन के अकॉर्डिंग दूसरे फ्लैट को नहीं ले सकते, दूसरे फ्लैट में नहीं जा सकते। उसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप वहां जाएंगे। और इसी तरह इनको भी परमिशन लेनी होगी, लेकिन इनकी परमिशन क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए तो बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक। इस लोगों ने जर्नली क्या किया, काफी कुछ पता कर लिया, काफी कुछ उन्हें पता लग गया, तो उन्होंने सोचा कि अभी तक हमारे पास एटम की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी या कोई डिटेल नहीं है। तो अब साइंटिस्ट लोग लग गए आपके पीछे, यानी आपकी केमिस्ट्री में उन्होंने एक और सिलेबस का पॉइंट बढ़ा दिया, और ये पॉइंट क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिस्कवरी या उसका अज्यूममेंट। तो ये टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या नाम है इस टॉपिक का, आपके सिलेबस में एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसको डिफाइन करने से पहले इसके अंदर भी 2 चीजें आई, और वो पहली चीज क्या थी, जो पहला मॉडल क्या था, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया आपके एटम की स्ट्रक्चर को बताने में। तो धीमे धीमे इन सब की हम बात करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ, लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। अब हुआ ये, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जर्नली इस समय कई सारी रिसर्च चल रही थी, और जैसे कि अभी एक रिसर्च आई आपकी बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की, तो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में भी काफी सारी कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लगातार लगे हुए थे और वो स्टडी कर रहे थे। अब जब कोई पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप मन लगा के पढ़िएगा, लिखिएगा और अपना नाम रोशन करिएगा, जिंदगी में कुछ बनिएगा।
हमें भी आपके बनने से बहुत खुशी होगी। इसी तरह साइंटिस्ट लोगों ने पढ़ाई लिखाई की और अपने अपने नाम पे नोबेल प्राइज रजिस्टर कराते गए, या ये जो भी डिस्कवरी आप पढ़ रहे हैं जनरली आप देख रहे होंगे साइंटिस्ट के नाम पे ही आ रही हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करिएगा केमिस्ट्री को पढ़ के, और इसमें भी कोई न्यू डिस्कवरी लाइएगा, बच्चों का थोड़ा सर दर्द बढ़ाइएगा, यानी कि सिलेबस को और इंक्रीज करिएगा। भाई ये एक जोक है, जोक की तरह रखिएगा। हाँ, बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। इस समय जब साइंटिस्ट लोग अपनी स्टडी कर रहे थे तो नई नई डिस्कवरीज आ रही थी। अब ये लोग क्या कर रहे थे, बोहर्स के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बोहर्स के मॉडल को कई सारे नए प्रिंसिपल पे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद उन्हें जो पता लगा वो क्या था कि ये प्रिंसिपल कहीं वर्क करता है, कहीं वर्क नहीं करता है। इस समय दो न्यू डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मॉडल संकट में आ गया। और ये डिस्कवरी क्या थी? पहली डिस्कवरी थी आपकी डुअल नेचर ऑफ लाइट। कह सकते हैं पहली डिस्कवरी थी आपकी वेव नेचर ऑफ मटेरियल, वेव नेचर ऑफ मटेरियल। जी हाँ, तो सबसे पहले इसमें नाम लिया जाएगा आपके बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का, जिनसे आप लोगों को बहुत शिकवे गिले होंगे, जिनका नाम है मिस्टर आइंस्टीन। जी हाँ, मिस्टर आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया कि जो लाइट होती है वो जिस तरह पार्टिकल्स में बिहेव करती है उसी तरह वेव्स में भी बिहेव करती है। यानी कि लाइट का जो कैरेक्टर है वो डुअल कैरेक्टर है, ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को शो कर देती है। इनकी बात से इंस्पायर होके मिस्टर नील्स बोर ने क्या किया, एक और थ्योरी दे दी, और उन्होंने 1924 के अराउंड, किस सन में, तकरीबन 1924 के अराउंड नील्स बोर ने बताया कि जो बात साइंटिस्ट जी, मतलब जो बात आइंस्टीन जी कह रहे हैं, इन्होंने, आइंस्टीन ने क्या कहा, लाइट के लिए कहा कि लाइट के पास क्या है, डुअल कैरेक्टर है, एक आपका वेव नेचर है और दूसरा आपका पार्टिकल नेचर है। तो नील्स बोर ने बताया कि सेम जिस तरह लाइट दो कैरेक्टर को बिलोंग कर रही है, दो कैरेक्टर को शो कर रही है, इसी तरह पार्टिकल भी दो कैरेक्टर को शो करते हैं। आई मीन मटेरियल भी दो कैरेक्टर को शो करते हैं, और ये मटेरियल भी आपके वेव्स नेचर को और आपके पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। अब जब इन्होंने ये चीज कह दी तो इस चीज को क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो चलिए लग जाते हैं इसे प्रूव करने पे और देखते हैं कैसे कोई चीज आइंस्टीन की और नील्स बोर की आपस में एस्टैब्लिश हो गई। आइंस्टीन की स्टडी के बाद, बिकॉज आइंस्टीन ने क्या किया था, लाइट के बारे में बताया था कि लाइट क्या होती है, डुअल कैरेक्टर होती है, और इसके दो कैरेक्टर क्या होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इनसे इंस्पायर हो गए कौन, आपके अगले साइंटिस्ट डी ब्रोगली। तकरीबन 1924 में डी ब्रोगली ने एक और थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया कि जिस तरह साइंटिस्ट आइंस्टीन जी कह रहे हैं कि लाइट के डुअल कैरेक्टर हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल यानी कि जो आपका मैटर है, मैटर के भी दो कैरेक्टर हैं। क्या, मैटर भी आपका क्या करेगा, डुअल कैरेक्टर शो करेगा, और ये दोनों कैरेक्टर कौन से होंगे, आपके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अगर लाइट इस तरह के कैरेक्टर को शो कर सकती है तो आपका मैटर भी इस तरह के कैरेक्टर को शो करेगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया वेव नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात रही जब इन्होंने कह दिया, जब इन्होंने कहा है तो ये पढ़ाई लिखाई कर ही रहे थे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने इसको प्रूव करने का जिम्मा लिया। जब प्रूव करने का जिम्मा लिया तो उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन की इक्वेशन को और नील्स बोर की इक्वेशन को दोनों को मिक्स करने के बाद एक न्यू इक्वेशन जनरेट की, जो इनकी बातों को क्या कर रही थी, टोटली सपोर्ट कर रही थी। और ये दोनों इक्वेशन क्या थी, चलिए जी आपको बताते हैं। क्या बताया यहां पे, अकॉर्डिंग टू ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली कर लीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इन्होंने कहा कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं किसी भी मटेरियल के, वो क्या करेंगे, मूवमेंट के टाइम वेव कैरेक्टर को शो करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है और ये मोशन में है, ओके, किस में है बेटा, मोशन में है, तो इसका जो नेचर होगा ये वाला नेचर, ये नेचर क्या है आपका, वेव नेचर होगा। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी, और ये इक्वेशन क्या थी आपकी, ये आपकी बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और यहाँ पे हमें पता है कि h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, mv हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि p इज इक्वल टू mv, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू
h अपॉन p। p आपका क्या होता है? मोमेंटम होता है बेटा आपका p। उनकी इसी इक्वेशन से उनका सारा डाटा सपोर्टेड हो गया और उनकी नई थ्योरी मानी गई जिसको नाम देते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन। इसी को कहा जाता है डी ब्रोगली की जो ये इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। और इसको ड्राइव करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक आपके आइंस्टीन की और नंबर दो आपके मैक्स प्लांक की। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं रब। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए डी ब्रोगली ने क्या किया? मास और एनर्जी को कंबाइन कर दिया, यानी कि उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी को और मैक्स प्लांक की थ्योरी को कंबाइन किया और इस थ्योरी को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन थी और उसी इक्वेशन का नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशनशिप ऑफ मास एंड एनर्जी। ये हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी और वो इक्वेशन क्या थी? E is equal to mc स्क्वायर। ओके, देन मैक्स प्लांक ने एक इक्वेशन दी थी और मैक्स प्लांक ने इक्वेशन क्या दी थी? E is equal to hp। अब डी ब्रोगली ने क्या किया? इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया। इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उन्होंने क्या किया? इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, तो ऑन कंबाइनिंग। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? E is equal to mc स्क्वायर एंड E is equal to hb। तो इसको कंबाइन करने पे हमें क्या मिल सकता है? मिल सकता है hb is equal to mc स्क्वायर। ओके, जबकि हमें पता है v is equal to क्या होता है? v is equal to c अपॉन लैम्डा। वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट v is equal to c अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा? h c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे भी एक c और यहां पे भी दो c हैं, तो ये c आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑन कैंसिलिंग एक c से एक c आपका कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया डाटा? अब हो गया आपका डाटा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। ओके, और हम क्या कर सकते हैं इसको? और हम कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। फाइनल इक्वेशन आपकी क्या हो गई? ये हो गई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc ऑन कंबाइनिंग द आइंस्टीन एंड मैक्स प्लांक इक्वेशंस एंड कैंसिलिंग द c in each other, then we get a lambda is equal to h upon mc. It is known as de Broglie equation for photons। ध्यान रखिएगा, ये de Broglie की इक्वेशन है सिर्फ फोटॉन्स के लिए। इट इज वैलिड ऑन फोटॉन्स। इस इक्वेशन के बाद डी ब्रोगली ने एक सजेशन दिया और उन्होंने अपने सजेशन में कहा कि अगर हम इसके मास को और इसकी वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दें वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो हमें कुछ और मिलेगा। और ये जो मिलेगा वो क्या होगा? मटेरियल के पार्टिकल्स को बिलोंग करेगा। ओके, यानी मटेरियल के बिहेवियर को या मटेरियल के नेचर को बिलोंग करेगा। अब ये कैसे होगा? तो आप भी इस इक्वेशन में क्या करिएगा? मास को और वेलोसिटी को आप क्या कर दीजिएगा? सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से। चलिए करते हैं जल्दी से। लेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज लैम्डा। ओके, ये वेवलेंथ है आपके मटेरियल पार्टिकल की। अब जो इक्वेशन बनने वाली है वो इक्वेशन क्या करेगी? आपके मटेरियल पार्टिकल को बिलोंग करेगी। तो हमने क्या किया था? इसके मास को और इसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देना है, हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, हमने इसकी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी से सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हमें ये इक्वेशन मिली है। और हम जानते हैं P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं P से, तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये अभी हमने आपको पीछे भी बताया था कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको अभी और लिख सकते हैं कि लैम्डा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मोमेंटम, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये 1 अपॉन मोमेंटम कैसे हो गया? एक्चुअली इसको अगर मैं बताऊं तो ये जनरली क्या है आपका? h बेटा प्लांक्स कांस्टेंट है।
ठीक है, जब h प्लैंक्स कांस्टेंट है तो हम इसको फर्दर करेंगे तो ये लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो जाए। तो ये तो था आपका पहला। अब दूसरा क्या था? दूसरा था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। जी हाँ, दो मॉडल्स ने यानी दो डिस्कवरीज ने या दो न्यू लॉ ने क्या किया था, आपके पूरे के पूरे केमिस्ट्री को थोड़ा सा घुमा दिया था। इसमें पहला तो था बेटा आपका वेव नेचर ऑफ मटेरियल एंड दूसरा था आपका, मैं दूसरा डालता हूं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी दूसरा आपका क्या था बेटा? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको भी सुन के या जान के इसमें मजा आएगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने भी केमिस्ट्री में अपना एक अलग रोल बना रखा है। चलिए तो बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो 1927 के अराउंड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। क्या दिया? इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और इसी प्रिंसिपल का नाम हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनके नाम से भी इस प्रिंसिपल को जाना जाता है बिकॉज इनका नाम था हाइजेनबर्ग, इसलिए हम इसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के भी नाम से कह सकते हैं। एक्चुअली इस प्रिंसिपल का कहना क्या था? इस प्रिंसिपल का कहना था कि आप जब भी आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट या एक साथ या साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? सपोज दैट कि आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। अब आप क्या चाहें? विद एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा के साथ इसकी पोजीशन को भी जानना चाहें, इसकी वेलोसिटी को भी जानना चाहें या इसके मोमेंटम को भी जानना चाहें, तो ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये कहना था आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। बिकॉज उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप किसी एक चीज को तो एक्यूरेट कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन दूसरी चीज को एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसी प्रिंसिपल को जाना जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के नाम। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया। वो फॉर्मूला क्या था आपका? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। इसमें आपका जो डेल्टा एक्स है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो आप कभी भी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक साथ या साइमल्टेनियसली पोजीशन को और मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी एक को ही आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे में क्या आएगा? एरर आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये, इसका हमारी डेली लाइफ से लेना देना कुछ नहीं है बिकॉज हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में नहीं आते हैं। एक चीज इसमें ये भी है कि ये एक नेचर का फंडामेंटल राइट है या नेचर ने क्या किया है, इस चीज को सेट कर दिया है कि आप एक साथ दोनों चीज को किसी भी पोजीशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते और हम चाहकर भी कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना सकते कि जो इन दोनों चीज को एक साथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करके हमको दे दे। बिकॉज हम तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है तो इसका हमसे कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कोई भी लेना देना नहीं है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मीन्स है कि बहुत सारी चीजें हम बिना माइक्रोस्कोप के देख लेते हैं या नेक डाई के देख लेते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या हुए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो बहुत बड़े हुए, तो इसलिए इसका हमारी लाइफ में कोई भी लेना देना नहीं है। ये नेचर की फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जनरली क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आप एक साथ किसी की भी पोजीशन को या और उसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिएगा लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर आनंद राज केमिस्ट्री के साथ।